कहानी की शुरुआत एक गुप्त कमरे से होती है जहां फ्रेडरिक नाम का एक आदमी काला जादू कर रहा था। उसके सामने एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी और वह उस पर काला जादू करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही यह अनुष्ठान शुरू हुआ, फ्रेडरिक ने खुद को रस्सियों से एक सोफे से बांध लिया। इसी दौरान कमरे में मौजूद एक डॉक्टर आरी को तेज कर रहा था। फिर उसने फ्रेडरिक की अनुमति से एक ही झटके में उसके पैर काट दिए। खून का फव्वारा फूट पड़ा और पूरा कमरा खून से सन गया। कुछ समय बाद 3 डिलीवरी मैन एक ट्रक के अंदर एक पैकेज की तलाश कर रहे थे। ट्रक में भयानक बदबू थी। जब उन्होंने पैकेज ढूंढा तो ये कुछ और नहीं बल्कि वही सोफा था जो फ्रेडरिक के कमरे में था। उस सोफे पर फ्रेडरिक की पूर्व प्रेमिका फ्रेंचेस्का का पता लिखा था। उधर एक नाइट क्लब में एक बैंड की रिहर्सल चल रही थी। डांस कर रही थी। रिहर्सल खत्म होने के बाद 2 डिटेक्टिव बॉब और रोजन फ्रेंचेस्का से मिलने आए। उन्हें देखकर उसकी दोस्त मैक्सी, जो बैंड की मैनेजर भी थी, बातचीत में शामिल हो गई। डिटेक्टिव्स ने फ्रेंचेस्का को बताया कि उन्हें एक कूड़ेदान में फ्रेडरिक के कटे हुए पैर मिले हैं और पूछा कि क्या वह इसके बारे में कुछ जानती है। फ्रेंचेस्का ने किसी भी जानकारी से इनकार किया और बताया कि उसने फ्रेडरिक के खिलाफ कोर्ट से प्रतिबंध आदेश ले रखा था क्योंकि वह उसके पीछे पागल हो गया था। डिटेक्टिव्स उससे और पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन फ्रेंचेस्का जल्दी घर जाना चाहती थी क्योंकि उसका नया सोफा डिलीवर होने वाला था। दूसरी ओर डिलीवरी मैन फ्रेंचेस्का के घर का पता एक दुकानदार से पूछता है। ये दुकानदार कोई और नहीं बल्कि मैक्सी के दादा जैक थे, जो फ्रेंचेस्का के घर का पता जानते थे। जब जैक ने सोफे को छुआ तो अचानक उनके दिमाग में एक अजीब दृश्य उभर आया। उन्होंने एक युवा लड़की को जंगल में अकेले दौड़ते हुए देखा। यह दृश्य इतना प्रभावशाली था कि जैक बेहोश हो गए। डिलीवरी मैन ने किसी तरह उन्हें होश में लाया, लेकिन जैक उस रहस्यमयी लड़की की झलक देखकर बहुत बेचैन हो गए। इसी दौरान मैक्सी निश्चिंत होकर नए सोफे पर आराम कर रही थी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वह घर में अकेली नहीं है। जल्द ही उसे ये भी एहसास हुआ कि सोफा उसे अजीब तरह से छू रहा है। अचानक उसकी आंख खुली और उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। पहले तो उसे लगा कि ये एक सपना था, लेकिन जो उसने महसूस किया वह बेहद वास्तविक था। तभी हम देखते हैं कि सोफे के पीछे वही लड़की की आत्मा खड़ी थी जिसे जैक ने अपनी झलक में देखा था। उधर जैक उस लड़की की पहचान के बारे में रिसर्च करने लगते हैं। पुरानी जादू टोने पर बने यूट्यूब वीडियो को देखने के बाद उन्हें शक होता है कि यह सोफा किसी बुरी आत्मा के कब्जे में है। अगली सुबह फ्रेंचेस्का की आंख खुली तो उसे लिविंग रूम से आवाजें सुनाई दी। उसे लगा कि यह उसका बॉयफ्रेंड टीजे होगा, लेकिन जब वह लिविंग रूम में पहुंची तो उसने देखा कि सोफे के आसपास सुंदर सजावट की गई थी और टेबल पर नाश्ता तैयार रखा था। कुछ ही पलों में टीजे दूसरे कमरे से बाहर आया, लेकिन वह पूरी तरह भ्रमित था। फ्रेंचेस्का को लगा कि टीजे ने उसके लिए यह सहा है और उसने खुशी से उसे गले लगा लिया, लेकिन टीजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यह सब किसने किया। हालांकि फ्रेंचेस्का को यह सरप्राइज अच्छा लगा, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। इसी बीच डिटेक्टिव बॉब फ्रेडरिक के केस से जुड़े सबूतों की जांच अपने कंप्यूटर पर कर रहे थे। तस्वीरों से पता चला कि फ्रेडरिक फ्रेंचेस्का का दीवाना था और काले जादू में भी बहुत रुचि रखता था। जब उसने फिर से फ्रेंचेस्का से पूछताछ की तो उसने कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि उसने एक अजीब बात कबूल की, उसके साथ जो भी रिलेशनशिप में आता है वह थोड़े समय बाद उसके प्रति जुनूनी हो जाता है। जब फ्रेंचेस्का अपना बयान दे रही थी तब उसके अपार्टमेंट में वह भूतिया सा सोफा टी को घूर रहा था। यह सोफा फ्रेंचेस्का के बॉयफ्रेंड से जलने लगा था। अचानक उसने टीजे को जोर से धक्का दिया, जिससे वह सीधा स्टोव पर जा गिरा। टीजे दर्द से चीख उठा जब एक लोहे की छड़ उसकी टांग में घुस गई। घबराकर उसने फ्रेंचेस्का को फोन किया, जो तुरंत डिटेक्टिव बॉब के साथ उसके घर पहुंची। उन्होंने देखा कि डीजे बुरी तरह घायल हालत में बाथटब में पड़ा था। फ्रेंचेस्का ने उसे बाहर निकाला, जबकि बॉब ने लिविंग रूम की जांच की, जहां कमरे के बीचों बीच केवल वह रहस्यमय सोफा रखा था। घबराए हुए डीजे ने कहा, इस सोफे में कोई बुरी आत्मा है, इसने मुझ पर हमला किया। लेकिन फ्रेंचेस्का को उस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने डीजे को आराम करने के लिए कहा। अंततः डीजे ने अपने मां के घर जाने का फैसला किया।
उसकी माँ ईयरफोन लगाकर मेडिटेशन क्लास देख रही थी जब डीजे अपने कमरे में पहुंचा। तभी अचानक खिड़की से एक धातु का स्प्रिंग उसकी ओर बढ़ने लगा। घबराकर उसने अपनी माँ को आवाज दी, लेकिन वह कुछ सुन नहीं सकी। डीजे ने खिड़की से बाहर झांका और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। नीचे फ्रेंचेस्का का वही सोफा खड़ा था और वह सीधा डीजे को घूर रहा था। डर के मारे डीजे ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन सोफे के स्प्रिंग ने उसे रोक दिया। घबराकर वह पीछे हट गया। तभी सोफे से निकला एक नुकीला स्प्रिंग उसकी टांग में घुस गया। कुछ ही पलों में एक अजीब सी ऊर्जा सोफे से निकली और डीजे की आत्मा को खींचकर उसमें समा लिया। इस तरह डीजे शापित सोफे का पहला शिकार बना। दूसरी ओर जैक अपनी सहायक जेनी के साथ मिलकर इस सोफे में मौजूद बुरी आत्मा को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने आत्माओं की दुनिया में प्रवेश करने का प्रयास किया ताकि अपने डरावने सपनों का रहस्य जान सके। अंततः एक अनुष्ठान के दौरान जैक खुद को फिर से उसी जंगल में पाता है जहां उसने पहले एक लड़की को भागते हुए देखा था। अचानक लड़की का एक कपड़ा नीचे गिरा जिसमें एक जहरीला फूल था। जैसे ही जैक ने उसे उठाया, वह जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंच गया। उसने देखा कि एक औरत खाने की टोकरी लेकर लड़की के पास आई, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लड़की ने टोकरी से चाकू निकाला और अचानक घर गई। वह औरत डर के मारे चिल्ला उठी। पास ही छिपा एक लड़का ये सब देखकर सहम गया और भाग गया। अचानक जैक की चेतना वापस आई। घबराते हुए उसने जेनी से कहा, इस लड़की ने किसी को जहर दिया था और फिर खुद भी मर गई। अब उसकी भटकती आत्मा उस सोफे में कैद है। जैक को अब फ्रेंचेस्का को चेतावनी देनी थी। वह तुरंत उसके घर की ओर भागा। उधर फ्रेंचेस्का गहरी नींद में थी, लेकिन वह किसी अंधेरे छायाओं को अपने आसपास महसूस कर रही थी। अचानक उसकी आंखें खुली। उसे लगा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन तभी लिविंग रूम से अजीब आवाजें आने लगीं। उसने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे वहां पहुंची। तभी सोफा अचानक उसकी तरफ लपका। डर से चीखते हुए फ्रेंचेस्का ने तुरंत मैक्सी को फोन किया। मैक्सी ने उसकी हालत देखकर उसे अपने घर बुला लिया, ये सोचकर कि शायद फ्रेडरिक की मौत की वजह से फ्रेंचेस्का सदमे में थी। उस रात दोनों चैन से सो गए। अगली सुबह डीजे की मां घर की सफाई कर रही थी। जब उसने डीजे के कमरे में कदम रखा तो वह चीख पड़ी, क्योंकि डीजे की लाश वहीं पड़ी थी। अचानक वैक्यूम क्लीनर ने अपने आप चलना शुरू कर दिया और डीजे के शव के कुछ हिस्से को खींच लिया। उधर फ्रेंचेस्का वह अभी तक डीजे की मौत से अनजान थी। वह सुबह अपने घर लौटी और देखा कि सोफा उसी जगह मौजूद था। तभी उसके फोन पर डिटेक्टिव बॉब का मैसेज आया, जिसमें उसे तुरंत पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। जैसे ही वह अपने घर से निकली, उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। राल्फ, उसका एक और पुराना प्रेमी। फ्रेंचेस्का प्लीज। मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ, राल्फ ने गिड़गिड़ाते हुए। मेरे पास समय नहीं है। फ्रेंचेस्का ने झुंझलाते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन राल्फ पागल था। वह किसी भी हालत में फ्रेंचेस्का को अपनी जिंदगी में वापस चाहता था। जैसे ही वह पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ी, राल्फ ने उसके अपार्टमेंट का ताला तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस स्टेशन में फ्रेंचेस्का को जब डीजे की दर्दनाक मौत की खबर मिली तो वह फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन पुलिस को यह मामला जल्द से जल्द सुलझाना था। डिटेक्टिव बॉब ने मैक्सी को भी पूछताछ के लिए बुलाया। जब वे पहुंचे, बॉब और रोजन ने उन्हें एक डरावनी तस्वीर दिखाई। डीजे की मृत लाश, जिसके शरीर पर किसी ने 2 अक्षर उकेरे थे। फ्रेंचेस्का, यह संदेश तुम्हारे लिए था, बॉब ने गंभीर स्वर में कहा। अब बॉब को यह समझ में आ चुका था कि डीजे और फ्रेडरिक की मौतें आपस में जुड़ी थीं। उसने फ्रेंचेस्का के सभी पूर्व प्रेमियों की एक लिस्ट उसके सामने रखी। इनमें से कोई एक कातिल हो सकता है, बॉब ने निष्कर्ष निकाला। फ्रेंचेस्का सकते में थी। क्या यह सब सिर्फ एक संयोग था, या फिर कोई सचमुच उसके पीछे पड़ा था? लेकिन उसके दिल में एक अनजाना डर चुका था। कुछ बहुत बुरा होने वाला था। बॉब को एहसास हुआ कि कई लोग फ्रेंचेस्का के पीछे जुनूनी थे। उसने उसे संदिग्धों की सूची देखने और उन नामों को चुनने के लिए कहा जिन पर उसे शक था। बिना किसी झिझक के फ्रेंचेस्का ने राल्फ का नाम लिया। आखिरकार वह उसी सुबह उससे मिलने आया था और बेहद बेचैन लग रहा था। आगे की जांच के बाद डिटेक्टिव्स को एक आदमी वर्णली पर शक हुआ, जो एक पशु चिकित्सक था। बिना समय गंवाए वे उसकी जांच के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर
राल्फ पहले ही फ्रेंचेस्का के घर में घुस चुका था। वह घर की सुरक्षा प्रणाली की जांच कर रहा था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कैमरे नहीं बल्कि सोफा उस पर नजर रखे हुए था। राल्फ फ्रेंचेस्का के बेडरूम में गया और उसकी अलमारी खंगालने लगा। अचानक उसे लिविंग रूम से अजीब आवाजें सुनाई दी, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने फ्रेंचेस्का के 2 अंडरवियर निकाले और उन्हें बिस्तर पर रख दिया। आखिर सब उसके अंडरवियर के पीछे क्यों पड़े हैं? इसके बाद राल्फ कंबल में घुस गया और रंगीन सपनों में खो गया। वह इतना डूब चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कि सोफा कब उसके पास आ गया। अगले ही पल सोफा राल्फ पर झपटा और उसके सिर पर जोरदार वार किया। राल्फ की मौके पर ही मौत हो गई। फ्रेंचेस्का इस वक्त मैक्सी के घर पर थी। हालांकि मैक्सी को पहले अपने दादा जैक से मिलने जाना था। जाने से पहले फ्रेंचेस्का ने घबराकर मैक्सी से अपने घर चलने का अनुरोध किया। मुझे अपने सोफे से डर लग रहा है, उसने मैक्सी की बांह कसकर पकड़ते हुए कहा। मैक्सी को उसकी हरकतें अजीब लगीं। उसने पूछा, तुम ठीक तो हो? फ्रेंचेस्का कुछ सेकंड के लिए गहरी सोच में डूबी रही, फिर अचानक सामान्य हो गई। इसके बाद मैक्सी जैक के घर चली गई। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव बॉब फ्रेडरिक द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो देख रहा था। जब रोजेन ने भी वे वीडियो देखे तो उसकी नजर उसी सोफे पर पड़ी जो फ्रेंचेस्का के घर में था। अब उसका शक और पक्का हो गया। जैक के घर पर आखिरकार मैक्सी अपने दादा जैक से मिली। जैक ने बिना समय गंवाए उसे सच्चाई बता दी। फ्रेंचेस्का का सोफा एक बदला लेने वाली आत्मा के कब्जे में है और यह हमारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अब मैक्सी की शंकाएं भी यकीन में बदल गईं। इन अजीब घटनाओं और फ्रेंचेस्का के व्यवहार में बदलाव का कारण वही शापित सोफा था। मैक्सी ने फैसला किया कि वह अकेले ही फ्रेंचेस्का के घर जाकर उस सोफे को वहां से बाहर निकालेगी। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने बालकनी में राल्फ की लाश देखी। अचानक कुछ खौफनाक हुआ। लाश को किसी ने घसीटा। मैक्सी धीरे धीरे पास गई और देखा कि सोफा खुद राल्फ की लाश को बालकनी से धक्का दे रहा था। एक जोरदार झटके के साथ सोफा ने लाश नीचे गिरा दी। अब मैक्सी को पूरा यकीन हो गया था, सोफा सच में शापित था। वह चुपचाप वहां से निकलने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम पीछे रखा, उसका पैर एक धातु की क्लिप पर पड़ा। आवाज गूंज उठी। सोफा ने यह सुन लिया। मैक्सी भागने के लिए पलटी, लेकिन सोफा अपने धातु के स्प्रिंग से दरवाजा बंद कर चुका था। अब वह सीधा उसकी ओर बढ़ा। मैक्सी घबराकर बाथरूम में भागी और खुद को अंदर बंद कर लिया। उसने खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ सोफा दरवाजे के छेद से उसे घूर रहा था। जैसे ही वह खिड़की से कूदने वाली थी, उसका पैर फिसल गया और वह सीधे नीचे कूड़ेदान में जा गिरी। दुर्भाग्य से इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण मैक्सी की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी कार की चाबियां हालांकि ऊपर ही रह गई थीं। मैक्सी के घर में अब अकेला रह गया सोफा अपनी अगली चाल चलने वाला था। ये धीरे धीरे सिंक की ओर बढ़ा और अपने काले दूर की मदद से फ्रेंचेस्का से संवाद करने की कोशिश की। मैक्सी के घर में फ्रेंचेस्का को अचानक सिंक से एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। Valeria, फ्रेंचेस्का और करीब गई और ध्यान से सुनने लगी। तभी 2 डिटेक्टिव्स वहां पहुंच गए। उनकी मौजूदगी से फ्रेंचेस्का घबरा गई। डिटेक्टिव्स ने उससे मैक्सी के बारे में पूछा। फ्रेंचेस्का ने बताया कि वह 2 घंटे पहले जा चुकी थी। अब डिटेक्टिव्स को चिंता होने लगी। उन्होंने मिलकर फ्रेंचेस्का के अपार्टमेंट जाकर मैक्सी को ढूंढने का फैसला किया। फ्रेंचेस्का के घर में जब वे वहां पहुंचे तो मैक्सी नहीं थी, पर उसकी कार की चाबियां फर्श पर पड़ी थीं। फ्रेंचेस्का ने मैक्सी को फोन किया। एक रिंगटोन बाहर से सुनाई दी। डिटेक्टिव्स तुरंत बाहर भागे। कूड़ेदान के पास उन्होंने राल्फ की लाश देखी, पर सवाल अब भी बाकी था। राल्फ तो मर चुका। बॉब को एहसास हुआ कि कई लोग फ्रेंचेस्का के पीछे जुनूनी थे। उसने ये केस और उलझ चुका था। इधर फ्रेंचेस्का को एक बार फिर से रिया नाम सुनाई दिया। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उसे एहसास हुआ कि यह आवाज उसके सोफे से आ रही थी। डर के मारे वह घर से बाहर भागी और देखा कि सोफा और रेल्फ की आत्मा खिड़की से उसे घूर रहे थे। ये देखकर उसकी सांसें थम गई। तभी उसे मैक्सी की गाड़ी दिखाई दी और वह तुरंत उसमें बैठकर वहां से निकल गई। अगली सुबह
हम उसे समुद्र किनारे सड़क पर खड़ा देखते हैं। वह जोर जोर से रो रही थी। उसे लग रहा था कि मैक्सी भी टीजे की तरह मारी जा चुकी है। लेकिन तभी उसे मैक्सी के दादा का फोन आया, जिन्होंने बताया कि वे उसकी जिंदगी में हो रही अजीब घटनाओं का कारण जानते हैं। फ्रेंचेस्का उनसे मिलने गई और बताया कि मैक्सी लापता है। साथ ही वह लेरिया नाम की अजीबोगरीब आवाजें सुन रही है। ये सुनते ही जैक को अपनी रिसर्च याद आई और वह समझ गया कि यह वही लड़की थी जिसे उसने जंगल में देखा था। उसका पूरा नाम वैलेरिया खोलेट था और वह अपने पति जेरार्ड के साथ मिलकर लोगों को जहर देती थी, उन पर काला जादू करती थी और उनकी आत्माओं को कैद कर लेती थी। लेकिन कुछ समय बाद उनका भेद खुल गया और जेरार्ड को मौत की सजा हुई। हम पहले ही सपने में देख चुके थे कि वैलेरिया की मौत कैसे हुई थी। बाद में लेरिया ने एक और महिला मैरी को जहर देकर मार डाला। यह सुनते ही फ्रेंचेस्का चौंक गई, क्योंकि मैरी उसकी परदादी थी। जैक ने बताया कि वैलेरिया की मौत के बाद उसकी आत्मा मैरी के शरीर में समा गई थी। उसी दिन से फ्रेंचका के परिवार की महिलाओं के पीछे मर्द दीवाने हो जाते थे। यह वैलेरिया का श्राप था। यही कारण था कि फ्रेंचेस्का के बॉयफ्रेंड भी उसके प्रति जुनूनी हो जाते थे। सच्चाई ये थी कि जेरार्ड की आत्मा ने फ्रेडरिक को अपने वश में कर लिया था, ताकि वह और लेरिया फिर से एक हो सकें। जैक ने आगे समझाया कि आत्माएं आमतौर पर जीवित लोगों को वश में करके अपना काम करवाती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि आत्मा सोफे में कैसे समा गई। जैक के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसने आत्माओं को पकड़ने के लिए 2 बक्से बनाए। इसी दौरान फ्रेंचेस्का को एक बार फिर से वही मनहूस सोफा दिखने लगा और वैलेरिया की आत्मा भी वहां मौजूद थी। वह बुरी तरह डर गई और किसी तरह इस भ्रम से बाहर निकली। तभी उसने देखा कि जैक को दिल का दौरा पड़ गया है। फ्रेंचेस्का ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन जैक ने उसे एक बक्सा उठाकर सोफे के पास रखने को कहा। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में बॉब ने वॉरेन ली को पूछताछ के लिए बुलाया। वॉरेन ने कबूल किया कि उसने फ्रेडरिक के कहने पर ही उसके पैर काटे थे। उधर रोजन जब रेल्फ के घर की छानबीन कर रही थी, तो उसे पता चला कि उसने फ्रेंचेस्का के घर में कैमरा लगा रखा था। जब रोजन ने रिकॉर्डिंग देखी, तो उसमें सोफे को अपने आप चलते हुए पाया, जिससे उसके होश उड़ गए। वह तुरंत बॉब को यह खबर देने के लिए निकल पड़ी। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि फ्रेंचेस्का घर जाकर सोफे के अंदर मौजूद आत्मा को बक्से में जाने का आदेश देती है, लेकिन आत्मा उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। तब वह सोफे पर तेल छिड़ककर उसे जलाने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वह माचिस जलाती है, सोफा खुद ही आग बुझा देता है। अब फ्रेंचेस्का के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने चाकू उठा लिया। ये देखते ही सोफा इंसानों की तरह खड़ा हो गया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक बॉब और रोजन वहां पहुंच गए और बॉब ने सोफे पर गोलियां चला दी। सोफा टूटकर गिर पड़ा और पीछे से फ्रेडरिक का जला हुआ शरीर नजर आया। तब यह खुलासा हुआ कि वॉरेन ने बॉब को बताया था कि फ्रेडरिक ने अपने पैर इसलिए कटवाए थे